दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। आज इस वीडियो में समसामयिकी पे चर्चा होगी। आज टाइम लाइव क्लास का चेंज हुआ था, अभी देख रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं इसमें। दोस्तों, जो करंट है हमारे एग्जामिनेशन में महती भूमिका निभाता है। दोस्तों, करंट जैसे हमारी दैनिक लाइफ में भी महती भूमिका निभाता है कि करंट नहीं है तो सारी चीजें स्टॉप नजर आती हैं, सारी गतिविधियां बंद नजर आती हैं। और ठीक उसी तरीके से जो करंट है वो दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर चेतना भी है, जो हमारे जीव और अजीव के बीच में अंतर दर्शाती है। उसी तरीके से जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं पर आते हैं तो उसमें करंट अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये जो हमारा समसामयिकी है, जिसको हम आदतन ज्ञान कहते हैं, सामरिक ज्ञान कहते हैं, कि यानी हमारे बीच में क्या गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, हमारी नजर उस पे कैसी है, ये हमारा बोर्ड देखना चाहता है। एग्जाम के माध्यम, उन प्रश्नों के माध्यम से कि आप व्यवहारिक रूप से वैश्विक और राजनीतिक परिदृश्य पर आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपको उसके बारे में पता कैसे है। क्योंकि वास्तव में आप लोगों के सिलेक्शन के बाद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। पब्लिक सेक्टर में आना पड़ता है, कहीं कोई राजनयिक बनता है, बड़े बड़े पदों को संवारते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इसलिए हर परीक्षा में 10 से 12% क्वेश्चन हमारे सामरिक दृष्टिकोण से होते हैं, हमारी समसामयिकी के होते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे विश्व में हमारे देश के साथ, किस देश के साथ रिश्ते कैसे हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है, व्यापारिक दृष्टिकोण कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे प्राइस कैसे हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस क्लास में सबसे पहले हम लोग अपने भारत के साथ विदेशी रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के समाज में रिश्ते एक मायना रखते हैं, उसकी संपन्नता, उसके व्यक्तित्व, सांस्कृतिक समागम का परिचायक होते हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के अन्य देशों के रिश्ते कैसे हैं, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों, कारण क्या है। तो
देखते हैं कि हमारे देश के साथ, कई देशों के साथ समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे हम लोगों के साथ एक समस्या सुलझाते तो दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी तैयार करते तो तीसरी हो जाती है, और हम लोग कहते हैं हम लोगों को जब तक जीना तब तक समस्याओं का निदान करना है। हम लोग यहां पर हैं ही समस्याओं को सुलझाने के लिए, और उनको मुस्कुराते हुए फेस करके उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारा भारत अपने सामरिक महत्व के मुद्दों पर हमारे सीमावर्ती देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है। धैर्य के साथ, उदारता के साथ, किसी प्रकार से वो जल्दबाजी नहीं करता है। जैसे कि अन्य देश थोड़ी थोड़ी बातों पर अपने अंदर कुछ और रखते हैं, दिखावा कुछ और होता है, परंतु ये भारत के पास ऐसा नहीं है। तो आज अभी यहां हमारी आज की क्लासेस में श्रेयांश जुड़ चुके हैं, शुभम दीक्षित जुड़ चुके हैं, और अलका पांडे जुड़ चुकी हैं, जितेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं, सर्वेश कुमार जुड़ चुके हैं। इस तरीके से कई लोग जुड़े हुए हैं, और कई लोग अभी सो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को नींद बहुत आती है। कुछ तो भूल ही गए होंगे कि हमारी लाइव क्लास भी है। दोस्तों कोई बात नहीं, जब जगेंगे तब शामिल हो जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे। क्यों वेट नहीं करेंगे? क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। दोस्तों समय अनवरत तरीके से चलता रहता है, वो अपने शेड्यूल को बदलता नहीं है, कंटिन्यू अनवरत तरीके से चलता रहता है। आपने रामायण महाभारत वगैरह देखी होगी, आप देखिए कैसे शुरुआत होती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए समय को न रोकते हुए हम भी अपनी क्लास को चलाते रहेंगे। जो आते जाएंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में चाइना के संबंधों की बात करने जा रहे हैं। हमारे भारत और चाइना के संबंध के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों चर्चा करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जब हम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं, जब हम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं, तो कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ, किसी एक देश के साथ संबंध बनाए रखने के लिए किसी दूसरे देश के संबंधों को ताक में नहीं रख सकता। वो दूसरे देश के संबंधों को भी बनाए रखना चाहता है। किसी देश की घनिष्ठता से अगर किसी उसके अन्य राष्ट्र उससे अलग हो रहे हैं, तो ये लाजमी है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों जब बात आती है यहां पर चाइना की, चाइना भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ करके वो अपने वेल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता। क्या? वेल वेदर फ्रेंड यानी जो ऑलवेज फ्रेंड है, हर समय उसका मित्र है, उसको हर कुछ आंतरिक मदद करता है। तो अपने उस दोस्त को भारत से घनिष्ठता बढ़ा करके कैसे नाराज करेगा? दोस्तों जैसे हम अपने समाज में, अपने पड़ोस में लेकर के चलते हैं, वही दृष्टिकोण यहां पर भी है। आप जानते हैं कि भारत के पास कितनी बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान के साथ समन्वय बनाते हुए अपने को क्षितिज पर रखना, अपने परचम को बरकरार रखना। दोस्तों
जैसे ही हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते कट हुए, वैसे ही चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसने अपने वेल विदर फ्रेंड को संतुष्ट करने के लिए सीमा पर आक्रामक गतिविधियां अपना ली, जिससे भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए। दोस्तों, जब हम भारत और चीन के पुराने पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत और चीन हमारे एशिया के दो महान देश, जिनके आपस में सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सौहार्दपूर्ण रिश्ते बरकरार थे। दोस्तों, ये आज के रिश्ते हमारे कायम नहीं है। ये रिश्ते हमारे 1930 से हैं। ये रिश्ते हमारे 1930 से हैं। उस समय भी हमारे नेहरू के साथ और चाइना के चांग आई शेक के साथ अच्छे रिश्ते थे, और जब वहां पर साम्यवादियों के द्वारा आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय हमारी कांग्रेस ने एक चिकित्सीय टीम भेजी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की साम्यवादी छापामारी दल को किस तरीके से भारत ने 1930 में मदद की और उसके साथ हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन है वो चलता ही रहा। दोनों ही देश दोस्तों अंग्रेजों के गुलाम रहे, और जब हम देखते हैं कि इनकी स्वतंत्रता की बात, तो देखते हैं कि एक ही वर्ष का अंतराल है दोनों की स्वतंत्रताओं में। अगर 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों, तो 1948 को चाइना स्वतंत्र हुआ। कोई अंतर है? नथिंग। इतना तो प्रोसेस में समय लग जाता है अगर कोई पाइपलाइन में चीज पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत जटिल मुद्दे हैं राजनीतिक। इतना तो केवल हम सिस्टमैटिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण करने में, जो व्यवस्था करने में समय लग जाता है, और डेटे अपने आप बढ़ जाती हैं। और उसके बाद 19 में स्वतंत्र चाइना, 1948 में, और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। और दोस्तों देखते हैं कि चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, और चाइना को कामयाबी मिली। चाइना का भरसक सहयोग किया। और दोस्तों अगला पल कुछ और था, यानी 48 में स्वतंत्र हुआ, संबंध अच्छे थे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पैरवी की, स्थान मिला। उधर 1 अक्टूबर 1949 में सत्ता बदलती है। सत्ता बदलती है, पीपल्स पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके गुरु, उसके मंत्र, उसके सूत्र बदलने लगे। आस्काइन, जिनमें सड़क बनाना, सीमाओं पर छोटे छोटे आक्रमण करना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के चाइना के राष्ट्रपति दोनों के साथ में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों का समझौता हुआ। अपने यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइना से चाई एन लाई, दोनों के बीच में पंचशील सिद्धांतों पर समझौते हुए, हस्ताक्षर हुए। और दोस्तों, ये पंचशील सिद्धांत इतने अच्छे थे कि केवल भारत और चाइना ने ही हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि विश्व के अनेक देशों ने इसको अमल किया। वो पंचशील सिद्धांत दोस्तों ऐसे हैं कि सभी के लिए पारस्परिक सद्भाव बढ़ाने वाला काम करते हैं, वैमनस्यता को पीछे छोड़ते हैं। उन पंचशील सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत था प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए। क्या? प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। क्या था? प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। एक दूसरे के प्रति प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान रखेंगे अपने अपने हृदय में। और दूसरा था अनाक्रमण, यानी आक्रमण नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे। और दोस्तों, तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपने यहां के संप्रभु हैं, आप अपने यहां के संप्रभु हैं। कैसे? एक एक कंटेंट्स में क्लियर किया गया। वैसे तो पहला कंटेंट्स ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बहुत कुछ समाहित किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको अलग किया गया कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपने घर में कैसे सत्ता चला रहे हैं, हम अपने घर में कैसे सत्ता चला रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहा है, अपने अपने हिसाब से अपना प्रबंधन करना है, कोई इंटरफियर नहीं होगा। और चौथा था सामरिक एवं पारस्परिक, यानी समानता एवं पारस्परिक विचारधारा पर एक मत रहना। दूसरा, पांचवा था शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व। क्या था? शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व। दोस्तों, इस तरीके से पंचशील सिद्धांतों पर हमारे हस्ताक्षर होते हैं। फिर कुछ दिन के लिए हमारे और चाइना के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध प्रखर हो जाते हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद कहीं अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखाना, कहीं अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाना, तो कहीं जम्मू कश्मीर को पिछले दरवाजे से मिसाइल, न्यूक्लियर बम का सपोर्ट करना, जम्मू कश्मीर के लिए नत्थी वीजे का प्रकल्प तैयार करना। मतलब इस तरह के धीरे धीरे समस्याएं चाइना खड़ी करता गया। और दोस्तों, फिर भारत तो सौहार्दपूर्ण तरीके से, भारत तो अंतः दिल से, जैसे कि जो हमारा भारतीय संस्कृत का परिचय एक व्यक्ति है, वो बहुत कुछ अपने में समाहित करता है, बहुत कुछ सहता है, बहुत पेशेंस रखता है। उसी तरीके से स्वच्छ दिल से भारत ने सब कुछ अंगीकार किया और उदारता दिखाता गया। लेकिन चाइना के अंदर कुछ न कुछ बम बनता गया, और वो बाकी चीजें तो हमारी आदान प्रदान चलते रहे, लेकिन सीमा पर तनाव प्रखर होता गया। और वो दिन दूर नहीं था जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, जब 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय चाइना का जो परिदृश्य था
वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आया, वो आईने में ढल गया कि ये अंदर से काला था। मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, ये वाली यहां कहावत सटीक बैठती है। अब जो हिंदी चीनी भाई भाई थे सब लुप्त हो गए, और उसके बाद एक समझौते के तहत इस युद्ध को विराम दिया जाता है। एक देश नहीं, दोनों देशों को बहुत नुकसान होता है। दोनों देश बहुत पीछे जा चुके थे, लेकिन दोनों ये दोस्त दोनों ही अपने आप में एशिया की महान धुरी, एशिया की महान धुरी। तो आज समझ सकते हैं कि इसमें कितनी तगड़ी कूटनीतिक प्रयास, राजनीतिक प्रयास चल रहे होंगे, क्योंकि भारत भी विश्व की उभरती हुई शक्ति है, तो चाइना भी उससे कम नहीं है। वो भी अपने एशिया के सभी लोगों को अपने पास, अपने साथ जोड़ करके रखना चाहता है। ये सारे भारत के साथ सीमा विवादों की जड़ चाइना है। अपने को सर्वोपरि शक्ति दिखाने के चक्कर में हर एक पड़ोसी देश को भारत के प्रति भड़काता है। जब भारत पाकिस्तान का, जब पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए जब 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय युद्ध होता है और पूर्वी पाकिस्तान को भारत स्वतंत्र कराता है, यह संपूर्ण विश्व को एक ऐसा संदेश था कि भारत के सामने कोई आंख न दिखाना, क्योंकि आज तक विश्व में सबसे बड़ी इतनी भारी मात्रा की सेना को सरेंडर कराने का काम भारत ने किया। भारत की कूटनीतिक सफलता के सामने चाइना निराश हो गया। अब उसका काम है पाकिस्तान के थ्रू आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना, उनको बहुत सारा धन मुहैया कराना, न्यूक्लियर बम दिलाना, इस तरीके से गतिविधियां संपन्न करो। और इस जगह पर जब पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने स्वतंत्र कराया तो चाइना ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया, उसकी पैरवी करना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के संबंध कहीं सामान्य न हो जाए तो पाकिस्तान को उकसाना शुरू किया, उसको साथ देना शुरू किया, और फिर अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए उसने जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सभी जगहों पर अपनी सेना के अड्डे बनाने का काम शुरू कर दिया, और एक मोतियों का माला नामक एक ऐसी परियोजना बनाई कि भारत को एक माले की तरह बीच में गिरफ्तार कर लो। उसने इस प्रकार से, जैसे जीभ के चारों तरफ दांत होते हैं, दांतों के बीच में हमारी जीभ होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया करनी शुरू कर दी। और दोस्तों फिर आप देखते हैं कि 2014 में हमारे पड़ोसी देश चाइना ने क्या किया, हिंद महासागर से एक ऐसा रास्ता जल मार्ग निकाला जो यूरोप को जोड़ता हो। अब आप समझ सकते हैं कि अपनी वैश्विक धाक जमाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उसने 2014 में शुरू किया हिंद महासागर से एक लेन बनाना, एक बेल्ट बनाना, जिससे कि चाइना और यूरोप को जोड़ा जा सके। उसके साथ साथ उसने फिर काम शुरू किया एक रोड बनाने का, यानी एक स्थल मार्ग से एक जल मार्ग से, जल मार्ग का मंसूबा पहले ही शुरू कर दिया और फिर स्थल मार्ग का मंसूबा शुरू किया, जो ओबोर परियोजना के तहत उसने इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया कि एक तरफ जल के माध्यम से, एक तरफ स्थल के माध्यम से, मध्य एशिया से होते हुए, चाइना से लेकर के मध्य एशिया से होते हुए यूरोप पहुंचना और दोनों को एक ही शहर में मिलाना।
इसके लिए उसने आंतरिक और बाह्य हर स्थितियों से निपटने के लिए गलत काम, अच्छे काम, सभी कार्यों को उसने संपादित किया। दोस्तों, इस तरीके से चाइना और भारत के साथ समय समय पर तनावपूर्ण संबंध चलते रहे। भारत धैर्य के साथ सभी को चालू करता रहा, सभी समस्याओं का निराकरण सौहार्दपूर्ण तरीके से, उन चुनौतियों को स्वीकार करके उसका समाधान करने का प्रयास करता रहा। और जब यहां पर भारत ने अपने जम्मू कश्मीर की समस्याओं को सुलझाने का काम किया, जब उसने जम्मू कश्मीर राज्य को 370 धारा से हटा करके भारत की प्रशासन की मेन धारा में लाने का प्रयास किया, और उसके बाद 370 को समाप्त किया, समाप्त करने के साथ ही साथ उस राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया, 35 को समाप्त किया, पाकिस्तान तिलमिला गया। और फिर जैसे ही आजाद कश्मीर को लेने की बात कही गई, वैसे ही पाकिस्तान ने चाइना से संपर्क किया और चाइना ने अपने कूटनीतिक प्रयासों में अपने वेल विदर फ्रेंड पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इधर विवाद के चाइना के साथ कई कारण हैं। उसने भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो आज हमारे और चाइना के मध्य संबंधों के जो दिक्कतें हैं, जो विवाद के जड़ है, सबसे पहला है कि चाइना के द्वारा हमारी भारत और चाइना के बीच की जो एलओसी है, मैकमोहन रेखा को अवैध करार करना, मानने से इनकार करना। दूसरा एक और मुद्दा है तनाव का, अरुणाचल भारत का राज्य और आक्साई चिन्ह पर अपना अधिकार जताना, यह भी हमारे भारत और चाइना के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। दूसरा दोस्तों, तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या? आप जरा सोचिए, अगर व्यवहारिकता से सोचेंगे सब कुछ सामने आता जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना करके पानी रोकना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना करके, डैम बना करके पानी को रोकना, यह भी एक विवाद का कारण है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? अजहर मसूद का जो मामला हुआ था, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे आतंकी और काली सूची में डालने के लिए जो भारत ने अपना रास्ता अपनाया, भारत को हर तरह से, हर तरफ से कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन इकलौता चाइना था जिसने भारत का विरोध किया, जिसने भारत के मसौदे को मानने से इनकार कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि चाइना आंतरिक रूप से आतंकियों को समर्थन दे रहा है। और एक और सामरिक महत्वपूर्ण कारण है, दलाई लामा और तिब्बत को लेकर के भारत के रुख पर अविश्वास जताना, यानी तिब्बत को अपना अंग बनाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू
न्यूक्लियर और बहुत सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम करना। तो दोस्तों, ये जो 5 कारण हैं, ये कारण हमारी आज की तात्कालिक विवाद का जड़ है। दोस्तों, ये जो जड़ है, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में यही बताया कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश केवल अपने राष्ट्रीय हित के लिए किसी दूसरे राष्ट्र के संबंधों के लिए किसी दूसरे के संबंधों को दांव पे नहीं लगा सकता। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे इस समय जो कटुतापूर्ण रिश्ते हैं, उसके चक्कर में इसने इन तात्कालिक कारणों पर हवा दे दी। फिर भी आप देखते हैं कि हमारी भारत सरकार ने समय को देखते हुए जो 29 अप्रैल 1954 में हमारे जो पंचशील सिद्धांत मैंने बताया था, उसके तहत डिस्कस हुआ था कि प्रादेशिक अखंडता, सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना और समानता और पारस्परिक लाभ दृष्टिकोण, और 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोस्तों, इसकी जगह पर आज 21वीं सदी के दृष्टिकोण के तौर पर एक नए 5 सिद्धांतों को ला करके एक नए पंचशील सिद्धांतों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वो दोस्तों ये है, क्या साझा दृष्टिकोण, क्या साझा दृष्टिकोण, यानी हमारे दृष्टिकोणों में दोनों का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जो हम लोगों के नजरिए हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? साझा दृष्टिकोण नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है बेहतर संचार। आप देखते हैं, अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, लोक प्रशासन में संचार प्रबंधन की आत्मा कहलाता है। तो कोई उसको रक्त कहता है, तो कोई आत्मा कहता है, क्योंकि बिना संचार के, बिना कम्युनिकेशन के कोई भी प्रबंधन नहीं हो सकता है। कुशल प्रबंधन के लिए कुशल, बेहतर संचार की आवश्यकता चाहिए। तो आज के दृष्टिकोण में कोई दिक्कत हुई, फटाफट बात कर ले, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो हमारा संचार है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मीटिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए। समकक्ष लीडरों की, समकक्ष पदाधिकारियों की जो मीटिंग्स हैं वो टाइम रूटीन फिक्स करके कंटिन्यू हमें रखना है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया जाए। विचार के इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब केवल अच्छे टेलीफोनिक वार्ता ही नहीं है, उसके दृष्टिकोण कैसे हैं। दूसरे, एक तीसरा जो हमारा पंचशील सिद्धांत है वो दोस्तों है घनिष्ठ संबंध। दोनों में आपस में जो हमारे संबंध है वो घनिष्ठ आत्मीय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आत्मीय होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बनावटी में शांति का स्थायित्व नहीं होगा, क्योंकि फिर वही चीज आ जाएगी, मुंह में राम बगल में छुरी। दूसरा, साझा विचार प्रक्रिया। एक और हमारी मोदी सरकार ने एक चौथा जो हमारा पंचशील सिद्धांत है, साझा विचार प्रक्रिया। जो हमारी वैचारिक प्रक्रियाएं हैं उनको सामरिक रूप से दोनों मिल करके उस प्रक्रिया को आगे समय समय पर बढ़ाते रहना, उस पर विचार करना। और दूसरा जो अंतिम पंचशील सिद्धांत है वो है साझा संकल्प। दोनों का एक साथ संकल्प लेना। जैसे आज हर प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है, अच्छा
चलिए आपको संकल्प दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? संकल्प दिलाते हैं। ऐसे आप काम नहीं कर पाएंगे, बिना संकल्प के आप काम नहीं कर पाएंगे। चलिए पंडित जी को बुलाते हैं। हम भी बोलते हैं कभी कभी कि क्यों भाई, पढ़ाई के लिए संकल्प दिलाना है तो बताइए। बुला देते हैं पंडित जी को, संकल्प ही छुड़वा देते हैं। यदि संकल्प आप मंत्रोच्चारण के साथ लेते हैं तो आप करने के लिए तत्पर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से साझा संकल्प, जिससे कि जो हम प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो मेरा पंचशील सिद्धांत है, जो प्रक्रिया, उनमें किसी प्रकार का भेद न रहे, किसी प्रकार का कोई रूटीन लेट वर्किंग ना हो और हर कुछ अंतरात्मा से निष्पादित करें। तो इन पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से हमारी और चाइना की शांतिपूर्ण वार्ता हो सकती है। और दोस्तों, चाइना ने तो अपने अंदर एक तीसरा रास्ता भी अपनाता रहा। क्या? जैविक हथियार का बनाना। देखते ही जैविक हथियार का चाइना केंद्र रहा है। क्या रहा है? केंद्र रहा है। यानी कुछ न कुछ जैविक हथियार बनता रहा है और वो समय समय पर उसकी लैब से रिलीज होता रहा है, लीक होता रहा है और जनमानस पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता रहा है। लोग उससे कितने लोगों की जान माल जाती रही, कितनी जनहानि हुई, जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा इबोला। वो तंबोला याद नहीं करते? जो बड़े बड़े क्लबों में तंबोला होता है, वो तो रिक्रेशन के लिए, टाइम पास करने के लिए शाम को खाने के समय किसी भी समय अरेंज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर हम वायरस की बात कर रहे हैं। वो क्या है वायरस? इबोला। उसने कितना आतंक फैलाया दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं निपाह। क्या है? निपाह, नाट निकाह। निकाह तो मुस्लिम का विवाह प्रक्रिया कहलाती है कि निकाह 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 हो गया, तलाक तलाक तलाक, जिसमें बेबी विराम चल रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको निषेध कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर क्या है? निपाह। ये भी, इसने भी काफी तहलका मचाया। और उसके बाद सार्स आया। क्या आया? सार्स आया और छोटे मोटे बहुत सारे जैविक वायरस वहां से निकलते गए। और आज की डेट में तो आप जानते हैं, आज पूरे वैश्विक मंच पर केवल एक ही शब्द है, हर एक व्यक्ति के जुबान पे एक ही शब्द है। वो क्या? कोरोना, जिसका नाम है कोविड-19। जिसका क्या नाम है? कोविड-19। समय से पहले लैब से लीक होना, सोची समझी प्लान नाकाम हुई और वैश्विक स्तर पर उसने तबाही मचा दी। हो सकता है कि इससे बड़ा कारनामा कुछ करना चाहता हो। आज विश्व इससे कब उभरेगा कुछ पता नहीं है। हम सब कब उभरेंगे ये पता नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति की लाइफ सांसत में पड़ी हुई है। हर अगले पल का ठिकाना खो चुके हैं। कारण चाइना की गंदी सोच, चाइना का गंदा दृष्टिकोण, उसकी तुच्छ विचारधारा, उसका भेजा हुआ कोरोना, कोविड-19। दोस्तों, आज जानते हैं कि वायरस जैविक और अजैविक बीज की कड़ी है। ये
जब हमारे अंदर जीवित कोशिकाओं में जाता है तभी अपना संरचना शुरू करता है। यह अजैविक कड़ी में कहीं पड़ा रहेगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा। किसी प्रकार से इसका प्रजनन वहां नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। इसमें कोशिका कला का अभाव होता है, कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। इसमें या तो आरएनए या केवल एक डीएनए होगा दोस्तों। लेकिन जब यह किसी जीवित कोशिका में जाता है तो यह अपना कहर ढाता है। अब इसमें से प्रश्न आपको बनता है कि इसका सबसे पहला पेशेंट जीरो कौन था? क्या पेशेंट जीरो कौन था? दोस्तों, ये और कहीं नहीं, वुहान की, चाइना के वुहान की लैब जिसमें जैविक हथियार तैयार किया जा रहा था, उसी का एक व्यक्ति था जो 17 नवंबर को कोविड-19 पॉजिटिव हुआ। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए किस तरीके से मैंने चाइना के संबंध के साथ इसको मैंने लास्ट में जोड़ने का प्रयास किया। यानी 17 नवंबर को ट्रेस हुआ कि चाइना की लैब में पहला पेशेंट जीरो तैयार हुआ। लीक होने की भनक लगी, लेकिन चाइना ने इस सूचना को सीज कर लिया। चाइना ने इस सूचना को कैद कर लिया और उसने यहां पर फिर कूटनीति चली। उसने इस जीरो पेशेंट का पब्लिकेशन, प्रकाश, सूचना लोगों के बीच 21 दिन बाद थी। कितने दिनों बाद? 21 दिन बाद, यानी 8 दिसंबर बताया। कितने दिसंबर बताया? 8 दिसंबर बताया। यानी 17 नवंबर का मिला पहला पेशेंट, और वो कब? 8 नवंबर को बताया कि कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना का पहला आगाज हो चुका है। तो इस तरीके से जीरो पेशेंट जब आपका वर्ड में पूछा जाए तो अघोषित 17 नवंबर है, जो चाइना ने किसी को लीक आउट नहीं होने दिया, और जो चाइना ने आधिकारिक रूप से घोषित किया वो था 8 दिसंबर। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पेशेंट जीरो जब वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो पेशेंट जीरो भारत का भी पूछा जा सकता है। भारत का पेशेंट जीरो कब का माना जा रहा है? कब भारत में कोरोना पॉजिटिव मिला? कब भारत में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति मिला? तो दोस्तों, भारत में मिला है 30 जनवरी को। भारत में कब मिला? 30 जनवरी को भारत में पेशेंट जीरो मिला, पहला व्यक्ति मिला जो कोरोना पॉजिटिव था। आज तो संख्या आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ती चली गई, हर दिन गुणक के आधार पर बढ़ती चली जा रही है। काफी ज्यादा समस्याएं आती चली जा रही हैं दोस्तों। और इससे पहला प्रश्न बनता है, एक प्रश्न और बनता है कि हमारी टेस्टिंग के लिए कौन सी भारत की पहली लैब है? भारत की वो लैब बताइए जिसमें सबसे पहले कोरोना टेस्टिंग हुई। कोरोना टेस्टिंग करने वाली, कोविड-19 को परखने वाली कंपनी का नाम माय लैब दोस्तों पुणे में है। ये लाइफ साइंस उपकरण बनाने वाली कंपनी है। क्या? लाइफ साइंस कंपनी बनाने वाली, लाइफ साइंस उपकरण बनाने वाली ये कंपनी है दोस्तों। और इस माय लैब ने पहली टेस्टिंग शुरू की। इस तरीके से
दूसरा, भारत में प्रथम किट बनाने वाली कंपनी, भारत में प्रथम किट बनाने वाली कंपनी CSIR IICT। क्या CSIR IICT कंपनी ने भारत में पहली किट तैयार किया और सरकार ने करार भी किया, सरकार ने पहली अनुमति भी दिया। इस तरीके से हमारे कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन रहे। अब आप देखिए, इससे जुड़ी एक और चीज बताऊं। अब देख रहे हैं किस प्रकार से खतरा बढ़ता चला जा रहा है कोविड-19 का। हमारी लाइफ की रिस्क कितनी ऊंची होती चली जा रही है। इसके लिए कंपनियों ने बीमा करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने बीमा अपनी पॉलिसी में जोड़ दिया, लेकिन ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ने अलग से एक प्लान निकाला है, अलग से अपना एक पॉलिसी लॉन्च की है। यह पहली कंपनी है जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए आपको प्लान दे रही है। वन टाइम पे करने के बाद एक निश्चित अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसकी प्रीमियम के अनुसार से आपको आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का वादा किया है। दोस्तों, यही वो कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस करने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी है, जो कलकत्ता में 1818 में खड़ी हुई थी। कलकत्ता में 1818 में खड़ी हुई थी लाइफ इंश्योरेंस करने वाली भारत की पहली। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आज भारत चाइना संबंध पे प्रकाश डालने का अपना प्रयास किया है, उससे संबंधित चीजें बताई हैं। एक और टॉपिक में कुछ चाइना की चीजें हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे। भारत पाकिस्तान की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और अगले टॉपिक में और समसामयिक चीजों के बारे में बताएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स। अगला हमारा लाइव क्लास कल 10 बजे प्रातः शुरू होगा अपने निर्धारित समय पर। धन्यवाद।